स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों का जो टॉपिक कम्युनिटी मेडिसिन में एट प्रेजेंट चल रहा था वो चल रहा था रोमेटिक हार्ट डिजीज़। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग रोमेटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में हम लोगों ने बेसिकली बात किया था कि रोमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या होता है, डेफिनेशन क्या है इसकी, एटियोलॉजी क्या है, किस वजह से रोमेटिक हार्ट डिजीज़ जो है वो डेवलप होती है, प्लस इसके साथ में इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं एंड सिम्टोमेटोलॉजी कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या डेवलप होंगे। तो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ में जैसा ब्रीफ में हम लोगों ने बात की थी कि रोमेटिक हार्ट डिजीज़ रोमेटिक ओरिजिन का यानी रोमेटिक फीवर अगर किसी पर्सन में डेवलप होता है और उसकी वजह से रोमेटिक फीवर की वजह से किसी पर्सन के हार्ट पर कोई इम्पैक्ट आता है या हार्ट में कार्डाइटिस जैसी कंडीशन डेवलप होती है तो उसे हम रोमेटिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। हम लोगों ने बात की थी कि इसमें पर्टिकुलरली एक एज ग्रुप जो 5 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं जनरली वो इसके लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं, उनमें होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है और उन्हीं के अंदर हम लोगों को ये केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और रिस्क फैक्टर्स में हम लोगों ने यही बात की थी कि पर्टिकुलरली एक एज से रिलेटेड होती है, प्लस पर्सनल हाइजीन हो गया, सैनिटेशन हो गया, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। सिम्टोमेटोलॉजी के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि इसके अंदर रोमेटिक फीवर जैसा कि टर्म से हम लोगों को या आइटियोलॉजी में हमने बात की कि रोमेटिक फीवर की वजह से होता है, तो फीवर पर्सन में डेवलप होता है, जॉइंट पेन्स डेवलप होते हैं क्योंकि रोमेटिक फीवर की बात हो रही है तो रोमेटिक से रिलेटेड वहाँ पर जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है तो जॉइंट पेन वहाँ पर डेवलप होगा, कार्डाइटिस डेवलप होगा, स्किन पर रैशेस डेवलप होंगे, स्किन पर कुछ नोड्यूल्स डेवलप होंगे, नर्वस कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं, कुछ इस तरीके की इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ कंडीशन साइन सिम्टम्स हम लोगों ने बात की थी। अब उसी टॉपिक में जो रिमेनिंग पार्ट है अगर हम उसकी बात करते हैं तो सबसे जो आज का हमारा इसी टॉपिक को जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो अब हमारा रिमेनिंग पार्ट है डायग्नोसिस। तो जैसा हम लोगों ने बात की कि रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है, अब हम इसे डायग्नोस कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी पर्सन जो है उसको रोमेटिक हार्ट डिजीज़ या आरएसडी होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसमें कुछ कंडीशंस हमारे सामने रहती हैं। जैसे सबसे पहली कंडीशन जो आएगी हमारे सामने वो रहेगी यहाँ पर कि किसी पर्सन को अगर रोमेटिक फीवर देखने को हमें मिलता है, ठीक है ना, तो सडन ऑनसेट ऑफ रोमेटिक फीवर, पहली बात तो ये हो गई। तो अगर रोमेटिक फीवर की हिस्ट्री देखने को मिलेगी तो जैसा हम लोगों ने बात किया कि रोमेटिक फीवर ही आगे चल करके हार्ट पर इम्पैक्ट डालता है, रोमेटिक कार्डाइटिस डेवलप करता है, तो इसकी वजह से रोमेटिक हार्ट डिजीज़ या आरएसडी होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो एक तो रोमेटिक फीवर अगर किसी पर्सन को हो रहा है तो उसके अंदर ये होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। सेकेंडली, रोमेटिक फीवर विदाउट प्रेजेंस ऑफ आरएसडी, ठीक है ना, रोमेटिक हार्ट डिजीज़ के सिम्टम्स अभी डेवलप नहीं हुए हैं बट रिकरेंट अटैक्स जो हैं रोमेटिक फीवर के वो देखने को मिलते हैं। तीसरा, रिकरेंट अटैक्स ऑफ रोमेटिक फीवर विद आरएसडी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि अगर किसी पर्सन को आरएसडी है साथ में रोमेटिक फीवर के रिकरेंट अटैक्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली उस कंडीशन में उसके हार्ट के ऊपर वो जो पैथोलॉजी है वो और वर्स हो सकती है। आने वाले टाइम के अंदर वो डेफिनेटली उसके लिए एक फैटल कंडीशन में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। प्लस साथ में रोमेटिक कोरिया, यानी जिन लोगों में जैसे हमने बात की कि इसका नर्वस सिस्टम पर इम्पैक्ट आता है तो बहुत सारे लोगों के अंदर इनवॉल्यूंट्री लिम्ब मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये एक साइन हम लोगों को डायग्नोसिस के अंदर देखने को मिलेगा कि अगर कोई पेशेंट इस हिस्ट्री का आता है कि उसके अंदर रोमेटिक कोरिया डेवलप हो रहा है तो फिर उसको ये होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसे एक्सक्लूड किया जाएगा फिर बाद में कि उसके अंदर आरएसडी की और सिम्टम्स हैं या नहीं। प्लस इंसिडियस ऑनसेट ऑफ रोमेटिक कार्डाइटिस, अगर अचानक रोमेटिक कार्डाइटिस के सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं यानी जो हार्ट की मेम्ब्रेन्स हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ईसीजी में चेंजेस आने लग जाते हैं और फिर जब हम उसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि उस पर्सन को हिस्ट्री रही है रोमेटिक फीवर की और उसकी वजह से उसको रोमेटिक कार्डाइटिस डेवलप हो रहा है। तो ये भी एक कंडीशन हमारे सामने देखने को हमें मिलती है। और इसके अलावा क्रॉनिक आरएचडी यानी क्रॉनिक रोमेटिक हार्ट डिजीज़, तो जिन लोगों के अंदर रोमेटिक हार्ट डिजीज़ की ऑलरेडी हिस्ट्री रही हुई है, वो पेशेंट ऑलरेडी आरएचडी से अफेक्टेड हैं, उनके अंदर फिर दोबारा इसके अटैक बार बार डेवलप ना हो उसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है और उसके बेसिस पर भी हम लोग उसको डायग्नोसिस के अंदर लेकर के चलते हैं। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके बेस पर हम लोग डायग्नोस करते हैं कि पर्सन जो है उसको रोमेटिक हार्ट डिजीज़ ऑलरेडी है, अगर है तो वो फर्दर और कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रही, और अगर नहीं है तो रोमेटिक फीवर जो है वो उसके अंदर अगर डेवलप हो रहा है तो आगे चल करके आरएचडी में कन्वर्ट होने के या आरएचडी बनने के चांसेस वहाँ पर हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो हम उस लेवल पर उसको डायग्नोस पहले से करके जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उसको और फर्दर कॉम्प्लिकेशन में जाने से बचा सकते हैं।
ये तो बात होगी यहाँ पर डायग्नोसिस की। अब यहाँ पर अगर हम प्रिवेंशन पार्ट की बात करते हैं, अच्छा इसके अंदर डायग्नोसिस के अंदर ये सिम्टम्स या जो चीज़ कंडीशंस हैं इनकी तो हम लोगों ने बात कर ली, लेकिन उसके बाद में फिर हम लोग इसको और कंफर्म कैसे करते हैं। जैसे हम लोगों ने बात किया यहाँ पर कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो यहाँ पर थ्रोट के अंदर होता है जिसकी वजह से रोमेटिक फीवर होता है, तो फिर अगर किसी के अंदर रोमेटिक फीवर के रिकरेंट एपिसोड्स आ रहे हैं तो फिर उस कंडीशन में उसका लैब इन्वेस्टिगेशन होगा, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू उसका जो फिजिकल चेकअप है, इन्वेस्टिगेशंस फर्दर जो हैं वो किए जाएंगे और उसके बेसिस पर हम किसी एक कंक्लूजन पर या डायग्नोसिस पर पहुँचते हैं। देन अब हम अगर बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की, तो इसको फिर 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। इसके अंदर सबसे पहला यहाँ पर आ रहा है प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर सबसे पहले यहाँ पर ये होता है कि प्राइमरी प्रिवेंशन का क्या मतलब है। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब ये है कि रोमेटिक फीवर होने से पहले ही हम लोगों को या जो भी जनरल पॉपुलेशन है उसको आरएफ डेवलप ना हो, रोमेटिक फीवर डेवलप ना हो, आरएसडी डेवलप ना हो, उससे बचाव के लिए जो मेजर्स काम में लिए जाते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। तो उसके लिए क्या किया जाएगा प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए कि जितने भी थ्रोट इन्फेक्शन से रिलेटेड केसेस हैं उनकी एक स्क्रीनिंग हो और उनको देख करके उसके अंदर अगर वो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के हमें देखने को मिलते हैं या रोमेटिक फीवर की इटियोलॉजी के अगर हमें मिलते हैं तो उन्हें एक्सक्लूड करके और फिर उसके बाद उन्हें पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया जाए। लेकिन ये अपने आप में एक थ्योरेटिकल बात है, प्रैक्टिकली ये इतना ईजी नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग थ्रोट इन्फेक्शन से अफेक्टेड हो रहे हैं सभी को ही लेकर के और उनका इन्वेस्टिगेट करना, उनको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है या नहीं है ये चीज़ नोट करना, ये एक बहुत बड़ा इशू हम लोगों को देखने को मिलता है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में फिर क्या किया जा सकता है, उस कंडीशन में सभी का तो पॉसिबल नहीं है स्क्रीनिंग, बट जो भी हाई रिस्क जो ग्रुप है जिससे हमने बात की कि 5 से 15 साल के जो स्कूल गोइंग किड्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनके अंदर ये होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो टाइम टू टाइम एक इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनमें अगर किसी में थ्रोट इन्फेक्शन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो उनकी स्कूल लेवल पर या इंस्टीट्यूट लेवल पर वहाँ पर उनकी स्क्रीनिंग करके उसको एक्सक्लूड करना, उन चीज़ों को पता लगाना, उन सिम्टम्स को प्राइमरी लेवल पर ही अगर पता लग गया है तो देख करके फिर उनको इन्वेस्टिगेशन करके उसको कंफर्म करके कि हाँ वो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है या आगे चल करके रोमेटिक फीवर में कन्वर्ट हो सकता है, तो फिर उस कंडीशन में उनको एक्सक्लूड करके उसमें उनको जो पेनिसिलिन की इंजेक्शन है उनको पहले से ही दिए जाते हैं ताकि उनके अंदर रोमेटिक फीवर की कंडीशन डेवलप ना हो। दूसरा सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि ऐसे केसेस जिनके अंदर ऑलरेडी रोमेटिक फीवर जो है वो जिनके एपिसोड हो चुके हैं या जो लोग अफेक्टेड हैं और उनमें रिकरेंट अटैक बार बार ना हो, उसके लिए जो स्टेप्स काम में लिए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरीली तो इफेक्ट हो चुका है, रोमेटिक फीवर हो चुका है, बट अगर आगे फर्दर वो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ में कन्वर्ट ना हो, आरएसडी के स्टेज तक ना पहुँचे, उसके लिए जो एफर्ट किए जाएंगे वो कहलाएंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर वही बात यहाँ पर आएगी कि फिर पेनिसिलिन के इंजेक्शन जो है वो IM 3 वीक्स के इंटरवल पर उन लोगों को दिए जाते हैं और बहुत लंबे टाइम तक, लगभग 5 साल से लेकर के 10 साल की एज तक जो है उनको रिपीटेडली 3-3 हफ्ते से पेनिसिलिन के जो इंजेक्शन है वो IM दिए जाते हैं ताकि उनके अंदर ये कंडीशन दोबारा डेवलप ना हो। अगर RF की दोबारा हिस्ट्री नहीं आए इसके लिए 5 साल तक, और अगर RSD उनके अंदर डेवलप ना हो उसके लिए 10 साल तक इस इंजेक्शन को उन लोगों के अंदर या जो भी सस्पेक्टेड केसेस हैं उनको दिया जाता है। तो ये बात होगी सेकेंडरी प्रिवेंशन की। देन नंबर 3 यहाँ पर जैसा हम लोगों ने बात किया कि हाउसिंग कंडीशंस हो गई, कई बार जो सैनिटाइजेशन जो है या सपोज़ जिस भी एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ पर प्रॉपरली हेल्थ का, हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता, तो वहाँ पर भी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर किसी का हेल्थ का कंडीशन इस तरीके का है कि वो इकोनॉमिकली इतना साउंड नहीं है कि वो उन चीज़ों का ध्यान रख सके, या सपोज़ अपने आप को हेल्थ के लेवल पर टाइमली अपने आप को अपना ट्रीटमेंट करवा सके, तो उन पॉइंट्स को एलिमिनेट करना। तो इस तरीके से इन चीज़ों को रूल आउट करके या इनके बारे में पता लगा करके इन्हें भी इरेडिकेट करना या इन्हें भी ठीक करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ उस कंडीशन के अंदर ये जहाँ हम लोग देखते हैं कि ये उन लोगों के अंदर ज़्यादा केसेस देखने को मिलता है जो लोग साफ़ सफाई नहीं रख पाते या उनका आसपास का हाउसिंग सैनिटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, या वहाँ पर किस तरीके की जो कमियाँ हम लोगों को देखने को मिलती हैं। देन नंबर 4 एंड लास्ट इज इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन हम लोगों को क्या बताता है, वो हम लोगों को सजेस्ट करता है कि इस कंडीशन के इवैल्यूएशन के अंदर कि
जो जैसे हम लोगों ने बात की कि 5 से 15 साल की एज वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर ये देखने को हमें ज़्यादा मिलता है। तो इवैल्यूएशन आरएसटी का ये हमारे सामने आता है कि हम लोगों को एक प्रॉपर स्क्रीनिंग, एक टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग इस एज के बच्चों की जो हाई रिस्क ग्रुप के अंदर आते हैं उनका करना ज़रूरी है, ताकि उनकी स्क्रीनिंग करके, उनको देख करके उससे रिलेटेड जो भी टाइम टू टाइम उनका इन्वेस्टिगेशन कराना है। अगर सपोज़ कहीं कोई हमें पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं इस तरीके के केसेस जिनके अंदर ये होने की पॉसिबिलिटी हो गई है रूमेटिक फीवर की या रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की, तो उनको टाइमली उनको स्क्रीन आउट करके उनका ट्रीटमेंट करना, और अगर अफेक्टेड हो चुके हैं तो उनकी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप ना हो, उससे उन लोगों को बचाने के लिए जो हमारे एफर्ट हैं वो हमारे इवैल्यूएशन के अंदर आते हैं। तो ये हम लोगों का एक बेसिकली ब्रॉडली रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जो हम लोगों ने बात की इसके बारे में कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या होती है, किस वजह से होती है, किस कारण से होती है, प्लस उसके साथ सिम्टोमेटोलॉजी क्या है, उसका डायग्नोसिस क्या है और उसका प्रिवेंटिव पार्ट क्या है।